नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अस्थमा बड़ी ही कॉमन बीमारी है और हम कुछ समय से देख रहे हैं कि अस्थमा के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण पांडे, डायरेक्टर पल्मोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, आज आपको इसी के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि अस्थमा क्या है। अस्थमा जैसे एक एलर्जिक बीमारी है और जिस एलर्जी की वजह से हमारी सांस की नलियों में सिकुड़न हो जाती है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, उसके अंदर सूजन हो जाती है और सांस की नलियों के अंदर ही म्यूकस प्लगिंग हो जाती है। ये सब चीज़ें मिला के इसका परिणाम ये होता है कि हमारे जो सांस लेने का रास्ता है वो पतला हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो हमें कुछ लक्षण मिलते हैं अस्थमा के। ये लक्षण होते हैं खांसी आना, बलगम आना, सांस लेने में दिक्कत होना और छाती में खिंचाव महसूस होना। तो जब ये लक्षण होते हैं तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब के ये लक्षण पूछता है, उसके बारे में वो कुछ आपको टेस्ट एडवाइस करता है, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं। जब वो टेस्ट करता है तो उसे फिर ये डायग्नोसिस होता है कि आपको अस्थमा है। जब आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको अस्थमा है तो सबसे पहले आपका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो शुरू होता है कि आपके जो ट्रिगर्स हैं, जो चीज़ें जो आपको एलर्जी करती हैं, आप उनको पहचानें। आपका डॉक्टर कुछ आपको एलर्जी टेस्ट भी एडवाइस कर सकता है। ये टेस्ट भी आपको मदद कर सकते हैं उन चीज़ों को पहचानने के लिए जो आपको दिक्कतें कर रही हैं। तो जब आप इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो डस्ट एक्सपोजर है, चाहे वो घर में हाउस डस्ट है, माइट्स हैं या कोई पॉलन्स हैं, जब ऐसी कुछ चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। ये सबसे पहला आपका एक्शन है। उसके बारे में जब आपने ये कर लिया, अब आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अस्थमा का ट्रीटमेंट 2 पार्ट में दिया जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत रिलीव करती हैं। जैसे आप जब सिम्टम्स लेके आए हैं, जब आप परेशानी लेके डॉक्टर्स के पास आए हैं तो डॉक्टर साहब को इनहेलर देता है। इनहेलर 2 तरह के होते हैं। एक इनहेलर में वो दवा होती है जो आपको तुरंत आराम देती है, आपको अच्छा लगने लगता है उसको लेते ही, आपकी सांस की नलियाँ खुल जाती हैं, आपकी ब्रीदिंग कंफर्टेबल हो जाती है। और इसके साथ साथ वो आपको एक ऐसी भी मेडिसिन देता है जिससे कि धीरे धीरे ये सूजन कम होती चली जाती है और आपके लंग फंक्शंस ओवर द टाइम अच्छे मेंटेन रहते हैं। तो जो कंट्रोलर मेडिसिन्स जो आपको दी जाती हैं ये स्टेरॉइड्स के रूप में दी जाती हैं और जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपकी बीमारी को जो धीरे धीरे कम करते हैं, जो आपकी सांस की नलियों के अंदर जो सूजन है उस सूजन को कम करते हैं और जिससे कि आपके लंग फंक्शंस लंबे टाइम तक मेंटेन रहते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जो कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इसके बारे में सोसाइटी में बड़ा गलतफहमी है कि स्टेरॉइड दे दिया तो पता नहीं डॉक्टर्स ने गलत इलाज कर दिया, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, इसके वो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, जो स्टेरॉइड्स हम जो देते हैं ये इनहेल्ड रूप में दिए जाते हैं, ये इनहेलर के थ्रू दिए जाते हैं जो सीधे आपके लंग्स में जाते हैं। ये शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% है। ये ब्लड में लेस देन 5% जाते हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। तो और ये जो इनहेल्ड फॉर्म में जब आप इस मेडिसिन को देते हैं तो इसकी जो डोजेज़ हैं वो माइक्रोग्राम्स में हो जाते हैं और यही अगर दवा पहले जो दी जाती थी टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में तो हम मिलीग्राम में दिया करते थे। तो 1000 टाइम्स ये मेडिसिन की डोजेस कम हो जाती हैं जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और अस्थमा का कंट्रोल बेटर हो जाता है। इनफैक्ट ये जो इनहेलर जो आए हैं, इनहेलर जो जब से ये प्रैक्टिस में आए हैं, जब से इनका इन्वेंशन हुआ है, तब से अस्थमा का ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। अब आप लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं इन दवाओं के द्वारा। एक और हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, कहा जाता है कि अस्थमा के अगर आपने इनहेलर शुरू कर लिए तो आप इसके एडिक्ट हो जाओगे, आप कभी इसको छोड़ नहीं पाओगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अस्थमा से जो इनहेलर्स हैं इससे कोई एडिक्ट नहीं होता है। जब अगर आपका अस्थमा इस सीवियरिटी का है कि आपको इनहेलर की लगातार ज़रूरत पड़ती है तो आपको इनहेलर ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नेसेसिटी है, आपको अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलता है, आप इसको एडिक्शन के रूप में ना लें। ये जो इनहेलर्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इनहेल्ड मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं हम बार बार, ये मेडिसिन 3 रूप में दी जाती हैं। एक होता है इनहेलर्स जिसको MDI भी कहते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स। एक होता है ड्राई पाउडर, DPI, ड्राई पाउडर इनहेलर। ये आपने देखा होगा कैप्सूल्स के रूप में आते हैं और एक मशीन में डाल के जिसको रोटाहेलर, रिबोलाइजर, लूपी हेलर बोलते हैं और इस कैप्सूल को उस मशीन में डाल के जब हम इनहेल करते हैं
तो ये दवाएं हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती हैं और ये तुरंत वहाँ पे काम करती हैं। एक और है हमारा लेने का तरीका नेबुलाइज़र, जो आपने देखा होगा, बच्चों को ख़ास तौर से देखा होगा नेबुलाइज़र से दवा लेते हुए। नेबुलाइज़र का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि नेबुलाइज़र जो दवा होती है वो लिक्विड फॉर्म में आती है। अब जब आप इसको उसके अंदर डालते हैं, नेबुलाइज़र किट के अंदर डालते हैं, तो ये इसकी फ्यूम्स बनती हैं और उस फ्यूम को आप इनहेल करते हैं। इसका एडवांटेज वहाँ पे है जहाँ पे जैसे बच्चा छोटा बच्चा है, वो उसको इनहेलर लेने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक चाहिए, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, और तो वो बच्चे इतना कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, आप उनको नहीं बता सकते कि कब प्रेस करना है, कब उसको खींचना है अंदर। तो नेबुलाइज़र एक ऐसी दवा है जिसको आप मास्क को लगाइए, ऑन करिए, और दवा सांस के जैसे जैसे आप सांस लेते हैं वैसे वैसे वो दवा अंदर जाती रहती है और आपको रिलीफ मिलता रहता है। इनहेलर को आपको खींचना पड़ता है, और खींचने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप उसको प्रेस करें वैसे ही दवा अंदर आपको सक करनी है। तो कुछ लोग इसको नहीं कर पाते हैं, खासतौर से बच्चे या एल्डरली। तो इसके लिए एक और माध्यम होता है कि एक स्पेसर आता है। स्पेसर को आप इनहेलर के साथ अटैच कर सकते हैं, और उसके थ्रू जब आप दवा लेते हैं तो आपके लिए टाइम मिल जाता है, आपको समय मिल जाता है जब आप उसको दवा को अंदर खींच सकते हैं। ऐसे ही ये दवा पाउडर फॉर्म में भी आती हैं, पाउडर के कैप्सूल्स आते हैं और उसकी डिवाइसेस आती हैं, आप उसमें डालिए और उसको सक करिए। नाउ अब सवाल ये उठता है कि ऐसी दवाओं के अलावा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जिससे कि कम से कम दवाओं को लेके आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको दिक्कतें करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ओबेसिटी होती है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आपका अस्थमा ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल करने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको वेट अपना कंट्रोल करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। योगा काफ़ी हेल्प करता है इसको मदद करने में। हाँ, कुछ लोगों को होता है जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा होता है, जैसे ही वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको अस्थमा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। तो लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आपको जो रिलीवर वाला जो इनहेलर होता है, जिसके लिए हम अभी जिक्र कर रहे थे कि उससे तुरंत रिलीफ मिलता है, आप एक्सरसाइज करने से करीब आधा घंटे पहले उसको लीजिए और अपनी एक्सरसाइज करिए। तो हम किसी भी अस्थमा मरीज को ये नहीं कहते कि आप एक्सरसाइज बंद कर दें, आपको दिक्कत होती है, आपको एक्सरसाइज करते रहना है। हाँ, इनहेलर ज़रूर लेना है उससे पहले। ऐसे ही किसी लोगों को स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया मतलब जब वो सोते हैं तो उनको काफ़ी खर्राटे आते हैं, और खर्राटे आने के बाद उनकी सांसें रुकती हैं, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर किसी को स्लीप एपनिया है, वो भी अस्थमा को वर्सन कर सकता है, अस्थमा को बढ़ा सकता है, अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो अपने डॉक्टर से मिलिए और स्लीप एपनिया का उचित इलाज लीजिए। ऐसे ही अगर किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसको जो है एसिड रिफ्लेक्स होता है, उसके गले में एसिड का रिफ्लेक्स आता है, उससे भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो एसिडिटी को भी कंट्रोल करना है, आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ऐसे जैसे हम कह रहे थे रेगुलर एक्सरसाइज, योगा वगैरह शुरू करना है। ये सब आपको मदद करेंगे। किसी को जैसे इमोशनल अपसेट हैं, अगर आप बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, ये भी आपके अस्थमा को वर्सन कर सकता है, उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो आपको मेडिटेशन योगा करके अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। ये सब चीज़ें हैं जो आपके अस्थमा से आपको लड़ने के लिए बेहतर तरीके से मदद करती हैं। जैसा कि आप लोग सब देख रहे होते हैं कि जब जैसे ही नवंबर आता है, दिवाली के आसपास का सीज़न आता है, अचानक से हो जाता है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया, और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी वार्निंग आने लगती है कि जिनको अस्थमा है, जिनको सांस की दिक्कत है, जो एल्डरली हैं, वो घर से ना निकलें या पॉल्यूशन से बचें। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब पॉल्यूशन लेवल हाई चला जाता है तो जिन लोगों को अस्थमा है या जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय में आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, जैसे कि मैक्सिमम टाइम आपको इंडोर रहना चाहिए। अगर आपको बाहर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तो घर पे रहिए, अननेसेसरीली बाहर जाना अवॉइड करिए। और जैसे अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो अपने शीशे को बंद करिए, ठीक है, शीशे को बंद करके चलिए। अगर थोड़ा एसी चलाना है, उसको एसी चलाइएगा। तो बाहर के जो एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, उसके एक्सपोजर से आपको बचना है। और आप घर के अंदर अगर रहते हैं, मैक्सिमम टाइम घर के अंदर रहते हैं, तो आप जो है एयर प्योरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर जिनका जाना है, तो वहाँ पे एयर प्योरीफायर का बहुत रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनको बाहर एक्सपोजर होना ही है एयर का। वो घर के अंदर ही उससे बच सकते हैं, बाहर नहीं बच सकते हैं। और मास्क का प्रयोग करें, जैसे N95 है,
जब भी आप बाहर जाएं तो N95 मास्क का प्रयोग करें। हाँ, कुछ लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत होती है, जो लोगों को ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम्स होती है वो मास्क नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए कुछ मास्क ऐसे आते हैं जिसमें रेस्पिरेटर होता है, जिसमें वो एक्सेल आसानी से कर पाते हैं। उसमें एक वाल्व होता है, वो वाल्व आपके एक्सेलेशन में प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप पॉल्यूशन वाले टाइम में भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन को छोड़े ना। उस समय अपनी मेडिसिन को छोड़े ना। हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स के पास एक्स्ट्रा विजिट करना पड़े, जाना पड़े, तो वो डॉक्टर्स के संपर्क में रहिए। वो हो सकता है उस टाइम पीरियड के लिए आपकी मेडिसिन बढ़ा सकता है, तो उसकी एडवाइस को फॉलो करिए। ये सब जो टिप्स थे इनको ध्यान में रखना है और आपको अपने डॉक्टर्स के संपर्क में लगातार रहना है और अपने लक्षणों पे आपको निगाह रखनी है। जो आपको लक्षण अस्थमा के होते हैं, अगर वो लगता है कि आपको बेस लाइन जो आपके बेस थे उससे ज़्यादा लक्षण अब हो रहे हैं, तो आपको अपनी दवाओं को अपग्रेड करना है अपने डॉक्टर की सलाह से। और कुछ ऐसे भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पीक फ्लो मीटर कहते हैं, वो आप घर पे रख सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है, आप अपना पीक फ्लो रेट मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सडनली आपका पीक फ्लो रेट कम हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।